हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, साइंस और सभी देशों के डिफेंस को हिलाकर रख दिया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इस इन्वेंशन ने। एंड हिज इन्वेंशन वाज देखो, वर्ल्ड वॉर 2 ने करोड़ों लोगों की जान ली, लेकिन इस वॉर को रोका भी गया था लाखों लोगों की जान लेकर। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। दोनों शहर तबाह हो जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। वैसे तो इस वॉर को खत्म किया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने इन्वेंशन से, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। लेकिन जिस देश के लिए उसने इतना बड़ा काम किया, उसी देश ने उस पर गद्दार होने का ठप्पा लगा दिया। लेकिन क्यों और कौन था ये ओपेनहाइमर? चलिए जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। The destroyer of worlds. 1904 में जन्मे ओपेनहाइमर को मानव बुद्धि वरदान में मिली थी। वो बचपन से ही काफी होनहार और इंटेलिजेंट था। इसका सबूत है कि उसने अपने 3rd और 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई सिर्फ एक ईयर में कंप्लीट करी थी और अपना 8th स्टैंडर्ड तो उसने सिर्फ एक सेमेस्टर में पूरा कर लिया था। 10 साल की उम्र में जहां पर बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, ऐसी उम्र में इस ओपेनहाइमर को एक ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा था जिसका तुम शायद नाम भी नहीं जानते होगे, खनिज शास्त्र। और इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस ओपेनहाइमर ने सिर्फ 12 साल की उम्र में मिनरल्स पर एक रिसर्च पेपर लिख डाला और एक मिनरोलॉजिकल क्लब में एक लेक्चर भी दिया था। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी से ओपेनहाइमर ने अपना 4 साल का ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल में कंप्लीट किया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी। जहां आज लोगों को एक जॉब मिलना मुश्किल है, उस टाइम पे ओपेनहाइमर को 10 यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर मिला था, इंक्लूडिंग हार्वर्ड। ओपेनहाइमर को भाषाएं सीखना बहुत पसंद था। ओपेनहाइमर अष्टभाषा वदति स्म, कुछ समझे? नहीं, ओपेनहाइमर को 8 भाषाएं बोलना आता था, इंक्लूडिंग संस्कृत। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ओपेनहाइमर ने भगवद गीता और उपनिषद का संस्कृत भाषा में अध्ययन किया था। लेकिन ओपेनहाइमर की जिंदगी का एक डार्क चैप्टर भी है। पीएचडी के दौरान ओपेनहाइमर को एक प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन। रीजन था पीएचडी के दौरान काम का प्रेशर, काम में इंटरेस्ट ना होना, जिसके चलते बहुत बार ओपेनहाइमर अपना लंच स्किप कर देते। वो बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोक करने लगे थे। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ओपेनहाइमर का डिप्रेशन बढ़ने लगा। वो एक मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे। इतना कि एक बार ओपेनहाइमर ने अपने ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट के डेस्क पर फ्रस्ट्रेशन और जेलसी में आकर केमिकल से भरा हुआ एक एप्पल रख दिया था उसके खाने के लिए। ऐसा ही एक किस्सा है जब ओपेनहाइमर के एक दोस्त ने उसे अपनी शादी के डिसीजन के बारे में बताया, तब ना जाने क्यों ओपेनहाइमर ने उस पर अटैक किया और उसका गला दबाने की कोशिश की। इस बात से साफ पता चल रहा था कि ओपेनहाइमर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके चलते ओपेनहाइमर ने एक साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी ली। लेकिन ये मेंटल कंडीशन, ये डिप्रेशन जिंदगी भर उसके साथ रहा। लेकिन ओपेनहाइमर के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने अपने इस डिप्रेशन का, अपनी मेंटल कंडीशन का अपने काम पर कभी असर नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में रिसर्च करी जिन्होंने साइंस को एक नई डायरेक्शन दी। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा, जब ओपेनहाइमर और उनके एक असिस्टेंट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स में एक चीज मौजूद होने का दावा किया था जिसे आज हम ब्लैक होल कहते हैं। यहां से शुरू होता है ओपेनहाइमर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के पास 2 ऐसे हथियार थे जिन्होंने अलाइड फोर्सेस की बजा रखी थी। पहले थे उसकी नाजी आर्मी और दूसरे थे What was that? What the hell was that? Going by at 2 o'clock. What the hell is it? It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. अब ऐसे में 1939 में जर्मनी में एक बहुत भयंकर घटना घटी। वो थी न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है, और इसका पूरा फायदा लेते हुए जर्मनी ने इमीडिएटली एटम बॉम्ब बनाना शुरू भी कर दिया। अब जब ये बात अलाइड फोर्सेस को पता चली, तब उनके लिए एटम बॉम्ब बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि अगर जर्मनी पहले एटम बॉम्ब बना लेती
तो हिटलर और नाजी आर्मी क्या तहलका मचाते हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद तो मानो अलाइड फोर्सेस और जर्मनी में एटम बॉम्ब बनाने की रेस ही शुरू हो गई। लेकिन अलाइड फोर्सेस को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। तब उन्होंने चूज किया जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को। 4 साल रगड़ रगड़ के ओपनहाइमर और 450 साइंटिस्ट ने मिलकर आखिरकार दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही लिया और अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयंकर था कि इससे निकलने वाली आग की लपटों की हाइट 12.1 किलोमीटर थी। मतलब अगर हम एक के ऊपर एक 14 बुर्ज खलीफा रखे तब इतनी हाइट होती है। माउंट एवरेस्ट से 4 किलोमीटर ज्यादा। और जिस जगह पर यह बॉम्ब गिरा था वहां पर 1.4 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था जिसकी चौड़ाई 80 मीटर थी। इस एक्सप्लोजन के बाद हर कोई उस इंसान के थॉट जानना चाहता था जिसने ये भयंकर चीज बनाई थी, ओपनहाइमर के। ओपनहाइमर ने जब इस एक्सप्लोजन को देखा तब उनके मन में भगवद गीता का एक श्लोक आया, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें भगवान विष्णु अर्जुन से कहते हैं कि जब आकाश में तुम्हें 1000 सूरज एक साथ फटते हुए दिखाई देंगे तब वह मेरा ही अंश होगा। इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक होता है जिसमें करीब 1,29,000 से लेकर 2,26,000 के करीब लोगों की जान जाती है। जिस जगह पर बॉम्ब गिरा था उसके आसपास रहने वाले लोग इवापोरेट हो गए थे। लोगों के बॉडी पार्ट्स गल रहे थे। सड़कों पर चलते हुए जख्मी लोग ज़ॉम्बीज की तरह जान पड़ रहे थे। इस अटैक के बाद ओपनहाइमर ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. इस अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। ओपनहाइमर ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं। हर घर में उनकी ही चर्चा होने लगती है। ओपनहाइमर को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की डायरेक्टरशिप दी जाती है। ईयर 1947 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर ओपनहाइमर को नियुक्त किया जाता है। ओपनहाइमर की जिंदगी काफी सही चल रही थी, लेकिन तब तक जब तक यूएस कमीशन ने उसे अप्रोच नहीं किया था हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बॉम्ब जो सिर्फ और सिर्फ तबाही के लिए बनाया जा रहा था, जिसके पीछे कोई मॉरल वैल्यू नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर बनाए रखना। और ये बात ओपनहाइमर बखूबी जानते थे। इसी के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साफ साफ मना कर दिया। लेकिन ओपनहाइमर का यही डिसीजन उस पर ही भारी पड़ गया। जिस इंसान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था उसे यूएस गवर्नमेंट कम्युनिस्ट स्पाई बुलाने लगी थी। क्यों? क्योंकि ओपनहाइमर के भाई, बीवी और गर्लफ्रेंड के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध थे, जिसके चलते ओपनहाइमर को नजर कैद किया गया। उन्हें सारी गवर्नमेंट पोस्ट से निष्कासित कर उनमें और गवर्नमेंट ऑपरेशंस में मानो एक इनविजिबल वॉल सी बना दी गई थी। और बद से बदतर बात तो तब हुई जब इस आग में घी डालने का काम किया सोवियत यूनियन के एटॉमिक टेस्ट ने, जिसका भी जिम्मेदार पूरी तरह से ओपनहाइमर को ही ठहराया गया। उनसे उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया, जिसके खिलाफ अल्बर्ट आइंस्टाइन और अन्य साइंटिस्ट ने एक प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन उसका कुछ भी फायदा ना हो पाया। सब जानते थे कि ओपनहाइमर निर्दोष है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब 1961 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने ओपनहाइमर को अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस देने की बात की, लेकिन ओपनहाइमर ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। जॉन एफ कैनेडी ने उनका मान रखते हुए उनके काम को लेकर उन्हें वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ओपनहाइमर को थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I am afraid that the answer to that question is yes.